बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग पढ़े थे ड्रग के साइड इफेक्ट्स। जब बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो, एक पेशेंट उसका ना हाइपरथायराइडिज्म है, आपने उसके लिए दवाई शुरू करवाई कार्बिमाजोल, और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा गला खराब है। क्या हो गया उसको? हम्म? उसको मोस्ट लाइकली क्या हुआ है? ड्रग का साइड इफेक्ट है। तो ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है उसको? एग्रानुलोसाइटोसिस। एग्रानुलोसाइटोसिस से क्या मुराद है कि आपका डब्ल्यूबीसी बनना बंद हो गया। तो किस किस दवाई से पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो सकता है? दैट इज डेप्सोन, क्लोजापिन, कार्बामेजिपिन, प्रोपाइथायोरेसिल, मेथिमाजोल, कोल्चिसिन एंड गेंसिक्लोवर। इन दवाइयों से पेशेंट को क्या हो सकता है? टीएलसी काउंट डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इन पेशेंट को जिसका टीएलसी काउंट कम होगा उसको क्या होगा? उसको बार बार इन्फेक्शन होंगे, उसको बार बार इन्फेक्शन होंगे। इस वजह से जब इनमें से कोई भी दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को सीबीसी मॉनिटर करते हैं, और उसको हम एडवाइस करते होते हैं कि आपको बुखार हो, गला खराब हो या कोई भी मसला हो तो फौरन हॉस्पिटल आए। ठीक है। अब डेप्सोन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो शाबाश, डेप्सोन कहाँ यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते होते हैं डर्माटाइटिस में, जो होता है उसकी वजह से। आई सीलियक डिजीज के पेशेंट में डर्माटाइटिस रेपेटिफॉर्मिस हो जाता है। उनको ना सीवियर इचिंग होती है बाजू के ऊपर। लोग कहते हैं इतनी इचिंग होती है कि मैं दिल करता है मैं खुदकशी कर लूं। इसके साथ डेप्सोन उन पेशेंट में डेप्सोन देते हैं। ठीक है, तो डेप्सोन हम लोग एक और वजह से नहीं देते, तो होता है G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट को तो हम लोग डेप्सोन नहीं देना होता। ठीक है। क्लोजामिन कहाँ देते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया, शाबाश, ये होता है एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। ठीक है। कार्बामेजिपिन कहाँ देते हैं? ये एंटी एपिलेप्टिक है। ठीक है। पीटीयू एंड मेथिमाजोल, प्रोपाइथायोरेसिल और मेथिमाजोल कहाँ देते हैं? बताओ शाबाश, हमने पढ़ा हुआ है थायराइड डिजीज के अंदर। कोल्चिसिन कहाँ देते हैं? गाउट के अंदर। वेरी नाइस। और गैंसिक्लोवर क्या चीज है? एंटी वायरल। गैंसिक्लोवर क्या चीज है? एंटी वायरल। अब ये दवाइयां हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज ग्रेनुलोसाइटोसिस। ग्रेनुलोसाइटोसिस से क्या मुराद है? ग्रेनुलोसाइटोसिस से क्या मुराद है? डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी दवाइयां हैं जो आपके बोन मैरो को बिल्कुल स्ट्रेस कर देती हैं? ऑलमोस्ट यही दवाइयां हैं। जब बोन मैरो की, जब डब्ल्यूबीसी नहीं बनना बन पा रहा, हो सकता है सारे सेल्स को स्ट्रेस कर दिया हो। ठीक है। कार्बामेजिपिन, मेथिमाजोल, एनएसएड्स, बेंजीन, क्लोरफेनिकोल, प्रोपेथायोरेसिल, ये क्या करवा सकती हैं? ये हो सकता है आपके बोन मैरो को इतना स्ट्रेस करें कि सारी सेल लाइंस डिक्रीज हो जाए। अब आपको आइडिया हुआ कि जब हम लोग में वार्ड में कहते होते हैं कि जब किसी पेशेंट को ना कोई एक एक्स्ट्रा चीज हो रही हो ना, आप हमेशा सोचें कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई नई सिम्टम अपीयर हो गई है। उसने दाखिल था निमोनिया के साथ, वो कंप्लेन कर रहा है कि इसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया। वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरी टांग में सोजिश है। वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे जोड़ दुखना शुरू हो गए हैं। उसको तो उसका हाइपरयूरेसिमिया स्टार्ट हो गया, आपने एटीटी स्टार्ट कराई है, जोड़ दुखना शुरू हो गया, क्या हुआ? उसको गाइड फॉर गाउट रेस्पिरेट हो गया। समझ गया नहीं? तो जब भी मरीज को कोई नई चीज शुरू हो तो हमेशा सोचा करो कि दवाइयां रिव्यू करनी है कि दवाई में किसी दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं। अच्छा, फिर आता है पोम्स टेस्ट, यानी कि हिमोलिटिक एनीमिया हो जाना। किस दवाई से हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है? पेनिसिलिन से, मिथाइलडोपास या सेफ्लोस्पोरिन से। ये क्या काम करती हैं? जब जाकर आरबीसी के साथ अटैच हो जाती हैं। अब अगर हम लोग इंडिया का आईडी कार्ड लेके बॉर्डर पे चले जाएंगे तो क्या होगा? मारी पड़ेगी। समझ गया नहीं? या पीटीआई का झंडा लेके आजकल आप लोग सड़कों पे निकलो तो क्या होगा? मारी पड़ेगी वो उसको। इसी तरह हमारी बॉडी उनको विल डिटेक्ट एज ए फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी को क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्प्लीन ही तोड़ देती है। ठीक है। तो हेमोलिटिक एनीमिया, ये जाके आपके आरबीसी से अटैच हो जाते हैं और जाके आपका ब्लड को तोड़ना शुरू कर देते हैं, ब्लड टूटना शुरू हो जाता है। तो कुछ ड्रग्स होती हैं, आपने देखा होगा कि ड्रग्स के साथ एलर्जी हो जाती है। सिंपल स्किन रैश से लेके और लाते,
सिंपल स्किन रैश से लेके स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस मींस के अन्य जिस्म पे रैश बन गया, जिसमें बड़े बड़े जख्म बन गए, आबले बन गए। तो छोटी सी खारिश से लेके तो अन्य रिएक्शन कौन सी दवाइयां कर सकती हैं? एलोपिरिनोल, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड सल्फर ड्रग्स। अब देखो एंटीबायोटिक का वर्ड लिखा हुआ है, अब इसमें एंटीबायोटिक की कितनी बड़ी क्लास है, वो कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है। आप लोग अगर किसी दवाई का ना, आप अपनी है हैबिट बनाओ, जब वो वार्ड्स में जाओ ना, तो जो भी दवाई देखो ना, उसका अंदर ना एक पेपर निकलता होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो पढ़ा करो। उनमें एक फिक्रा लाजमी लिखा होता है हर मैनुअल के अंदर। वो क्या लिखा होता है? डॉक्टर की हिदायत के मतलब कैन काज एलर्जिक रिएक्शन। लोगों को पैराडोल से भी एलर्जी हो जाती है, लोगों को लेटेक्स के ग्लव से एलर्जी हो जाती है, पीनट से एलर्जी आपने सुनी होगी ना, अंडे से एलर्जी, पीनट से एलर्जी सुनी होगी। यार कितनी सिंपल सी चीजें, मतलब कहता है यार ना, ये ना कभी एलर्जी हो सकती है, गंदों से एलर्जी हो जाती है। डॉक्टर साहब रोटी नहीं खाएगा मेरा बच्चा, कैसे बड़ा होएगा? सीलियक डिजीज कितना बड़ा एक डिजीज, तो हाँ, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो जो बड़ी मशहूर है वो एलिपेरिनॉल, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड सल्फर ड्रग्स। एलोपेरिनॉल के साथ मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट देखा, उसको ज़ाइलोनिक के साथ एलर्जी हुई हुई। वार्ड भरे पड़े हैं डर्माटोलॉजी के एंटी कन्वर्सेंट एलर्जी के साथ। टोपिरामेड शुरू करवाई है, सारी स्किन फूट हो गई। टेग्राज शुरू करवाई है, उसको 10 हो गया, टॉक्सिका पेमेंटाइसिस हो गया। ठीक है। सल्फर ड्रग्स, सल्फामेथोक्साजोल, ये जो सेफ्ट्रान है, बड़ी खूबसूरत दवाई होती थी। आज में एक पेशेंट हमारा, मुझे लग रहा है टाइफाइड फीवर है, तो कफ है साथ, तो उसमें सेफ्ट्रॉन इंडिकेटेड होती है। सेफ्ट्रॉन बड़ी अच्छी दवाई है, हम छोटे होते बड़ा यूज करते होते थे इसको। वो किस वजह से हमने देनी बंद की है? क्योंकि उससे एलर्जी रिएक्शन बड़े होते थे। तो बड़ी अभी भी उसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ कवरेज है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, क्लोराफेनिकॉल बड़ी खूबसूरत दवाई होती थी, लेकिन इसका मेन साइड इफेक्ट क्या हो गया? ग्रे बेबी सिंड्रोम। दूसरा बोन मैरो स्प्रेशन, ए प्लास्टिक एनीमिया भी करवाती है ये। किन पेशेंट्स में जीसी डेफिशिएंसी के साथ हेमोलिसिस हो सकती है? जिनको आइसोनाइजिड मिल रही हो, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, प्राइमाक्विन, एस्प्रिन, प्रोफिन एंड नाइट्रोफेरेंटाइन। ये वो ड्रग्स हैं कि जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं होगा, उनमें हेमोलिसिस करवाएं। अब इसका क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा कि आपने पेशेंट को दवाई शुरू करवाई है, उसको फीवर था, मलेरिया के लिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मलेरिया के ना 4 होते हैं, पता ना आपको, पैरासाइट। कौन कौन से होते हैं बताओ शाबाश? मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है 4 तरह का होता है, बताओ शाबाश। पैसिपेरम, मलेरियाई, वाइवेक्स, एनोवेल। ये 4 होते हैं। इनमें से फेल्सीपेरम होता है सबसे डेंजरस होता है। देखो रिंग शेप्ड होते हैं। ये मलेरिया के जो मेरे ऑर्गेनिज्म, मैंने आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो उनको पढ़ना जाके, यार दोबारा वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको सुनना जाके, देखो वो बहुत अच्छा जबरदस्त वीडियो है। तो विवेक सर जो वेल होता है ना मलेरिया का, वो लिवर के अंदर जाकर छुप के बैठ जाता है, डोरमेंट हो जाता है। जब किसी पेशेंट को एंटी मलेरिया देना, उसको कुछ उसके बाद फिर फीवर शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो लिवर में जो छुपा हुआ विवेक्सन और वेल था ना, वो बाहर निकल आता है। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए प्राइमाक्विन देते होते हैं। तो हमने प्राइमाक्विन शुरू करवाई है, आपका पेशेंट हेमोलिसिस स्टार्ट हो गया, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? तो शाबाश। अभी कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? G6PD, G6PD लेवल्स करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को ध्यान के। एक पेशेंट की दवाई शुरू करवाई है, उसको हेमोलिसिस स्टार्ट स्टार्ट हो गया, या पेशेंट रोजा रखा है, जब भी उसको स्ट्रेस आएगी उसको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोफेरेटिन हम लोग यूटीआई में देते हैं। आइबुप्रोफेन का आपको पता ही है, एस्पिरिन का आपको पता है, एनास्टेट्स हैं दोनों। डेप्सोन मैंने अब डिस्कस कर दिया, ऊपर कहा किस डिजीज में देते हैं? डर्माटाइटिस पेटिफार्मस। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक और आइसोनाइजिड क्या है चीज है? बताओ शाबाश, पता है सबको? एटीटी है। ठीक है। तो इन पेशेंट्स, जो पेशेंट्स ये वाली दवाइयां ले रहे हो, उनमें हमें क्या चीज करवानी चाहिए? जीसीपीडी लेवल्स करवाना चाहिए, अगर उनको हेमोलिसिस हो रही है।
देन कुछ दवाएं जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देती हैं, लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया, फेनिटाइन, मिथोट्रेक्सेट एंड सल्फा ड्रग्स। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से क्या मुराद है? मेगालोब्लास्ट से क्या मुराद है? मेगालोब्लास्ट एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? बी 12। इसका क्या मतलब है कि बी 12 और फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रही। बी 12 और फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रही। हाइड्रोक्सीयूरिया हम कहाँ यूज करते हैं? डेफिशिएंसी करवा देते हैं ना, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देते। हाइड्रोक्सीयूरिया हम यूज करते हैं ब्लड एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर, पॉलीसाइथेमिया रूब्रा वगैरह के अंदर। ठीक है। फेनिटाइन आपको पता है एंटी एपिलेप्टिक है। मिथोट्रेक्सेट आपको पता है मेन दवाई है, एंटी कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो है ही एंटीफोलेट। सल्फर ड्रग्स एंटीबायोटिक्स है, सल्फामेथोक्साजोल रिसेप्टर मैंने बात की अभी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक पेशेंट है, उसको एपिलेप्सी है। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा, वो एपिलेप्सी की दवाई खा रहा है, बड़ा अरसा हो गया, अब वो आपके पास एनीमिया के साथ आया है, तब उसका एनीमिया देखते हैं तो उसका एमसीवी 10110 आ रहा है, 110 आ रहा है एमसीवी। इसका एमसीवी 110 का क्या मतलब हुआ कि सेल्स कैसे हैं उसके? मैक्रोसाइट्स हैं, मेगालोब्लास्ट होंगे मोस्ट। मैक्रोसाइट मेगालोब्लास्ट फर्क ये होता है कि जो अगर हाइपरसेमेटिक नेफ्रोफिल्स हो तो वो ब्लास्ट कहलाते हैं। वो उस पेशेंट को ब्रीड और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर सेल्स ऐसे ही बड़े हैं तो मैक्रोसाइट कहलाते हैं। अच्छा, कुछ दवाइयों के साथ पेशेंट को प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, लाइक हेपरिन, वैंकोमाइसिन, लाइनेजोलिट, क्विनिडीन, एंटिनाविर, गैंसिक्लोवर एंड एफसिक्सिमैब। ठीक है। हेपरिन कहाँ यूज होती है? एंटीकोगुलेंट है, ठीक है नहीं? हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंतहाई इंपॉर्टेंट एमआरसीपी का टॉपिक है। दो तरह का होता है, हीट 1 और हीट 2। होता क्या है, एक पेशेंट है, उसको डायलिसिस होता है। डायलिसिस जब हम लोग करते हैं तो जो सीवीपी लाइन होती है उसको हम लोग हेपरिन से वॉश करते होते हैं, हेपरिन लग पुश कर देते हैं ताकि अंदर क्लॉट ना बने। अंदर क्लॉट बनेगा तो फिर बाद में क्लॉट जो है डिस्लॉज होकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाएगा, तो यहाँ पे हेपरिन डाल देते हैं। अब कुछ से उसको ना, जिससे ब्रूसेस बनना शुरू हो गए, उसका सीबीसी करवाया तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज निकल आया। उसको क्या हुआ है? हेपेटाइटिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब पेशेंट को डीवीटी थी उसके लिए हमने हेपरिन स्टार्ट करी, साथ ही उसको मसला शुरू हो गया प्लेटलेट काउंट कम होने का। एक ही क्वेश्चन भी आता था, जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसको हम कौन सी दवाई देंगे? उसको हम रिवारोक्साबैन दें, रिवारोक्साबैन। ठीक है। वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक, लाइनाजोलेट एमआरएसए को कवर करने के लिए एंटीबायोटिक, क्विनिडीन एंटी मलेरिया एंटीबायोटिक है ये भी। इंटीनाविर और गैंसिक्लोविर दोनों क्या है? एंटीवायरल है, एंटीवायरल है। अब 60 में आप क्या चीज है जिसमें? नो, 60 में आप ग्लूकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर है, 2B3 इनहिबिटर। ये हम लोग यूज करते होते हैं जिन पेशेंट्स की पीसीआई होनी हो। पीसीआई क्या चीज होती है? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसको क्या कहते हैं? जिनमें स्टंट डलता है हार्ट के अंदर। सुना हुआ है ना, हार्ट में स्टंट डालते हैं। जब स्टंट क्या होता है? फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी के ऊपर क्या होगा? क्लॉट बनेगा। तो जो लोग स्टंट डालने का वेट कर रहे होते हैं उनको हम F60 में देते होते हैं। F60 में बेस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर। फार्माकोलॉजी को मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग बना के पेश करने की, लेकिन ये बड़ी खुश्क है, बहुत ट्राई है, इसको याद करें, इसको तय करना पड़ेगा। कर क्या? भूल गया, यही तो मसला है। मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने उड़ीसा पे अप्लाई किया हुआ है। इसको आप लोगों को फार्माकोलॉजी को, माइक्रोबायोलॉजी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके अंदर कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको अप्लाई करते रहते हैं, जो मतलब हर वक्त दवाइयाँ यूज करता है उसको हर वक्त दवाइयों को पता रहता है। आप लोगों को अभी चूंकि पढ़ रहे हो, आप लोगों को अभी इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा अभी नहीं होगा। हालांकि इस एक छोटे से फिक्रे के अंदर कितनी बातें, कितनी अहम दवाइयाँ लिखी हुई हैं,
अब लाइनाजोलिड हम लोग उस वक्त देते हैं जब पेशेंट को MRSA हो, नेस्किल टैबलेट जो है। तो वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम करवाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, बहुत अहम दवाई है। वार्ड के अंदर रोला पड़ जाता है किसी पेशेंट को वैंकोमाइसिन स्टार्ट होता है। M4 में काम किया था सर्विसेज में, डॉक्टर फौजी हमारी जो है इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट, वो बड़ा नोटिस देते हैं इस बात का कि आपने वैंकोमाइसिन क्यों स्टार्ट करवाई। बड़ी अहम दवाई है, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस आ जाए, VRSA हो जाए, तो उसका आगे कोई हल ही नहीं है। ठीक है, वैंकोमाइसिन बड़ी अहम दवाई है। हेपरिन, PIC चले जाओ, हर मरीज को हेपरिन लगी होगी, वो टांग के साथ उनको बंधा होता है, वो कहते हैं यार रस्सियां ना बंधे हैं मरीज सारे, ऐसे उसको ये कहते होते हैं। IV लाइन लग गई, वो साथ एक लग गई, हेपरिन टंगी होती है, सिस्टर ने पहले बना के 50-50 बोतलें टंगी होती हैं। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस कौन सी वह हैं मेडिसिन जो खून को गाढ़ा करती हैं? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है OCPs, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, और वही SCRM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करते हैं? खून को गाढ़ा करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या नुकसान होगा? किसी कोई पेशेंट OCP के ऊपर है तो खून गाढ़ा होने से क्या मुराद, क्या नुकसान होगा उसको? क्लॉट बनेगा, उसको DVT बन सकती है, DVT कैन डिसलॉज एंड लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इस वजह से जो पेशेंट्स OCPs के ऊपर होते हैं, उनको एडवाइस करना चाहिए कि वो अगर प्रोलॉन्ग सफर कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग रेस्ट कर रहे हैं, तो वो साथ उनको फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लेनी चाहिए, उनको चलते फिरते रहना चाहिए, उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उनको स्मोकिंग कैन लीड टू अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक रप्चर। ठीक है, तो उसके साथ उनको और ज्यादा खदशा इंक्रीज हो जाता है, वो दो धारी तलवार हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, ये बड़ा बड़ा ही जबरदस्त टेबल ये बना हुआ है कि किन दवाइयों से पेशेंट को कौन सा साइड इफेक्ट हो। ठीक है, अच्छा जी, देन है कि ड्रग रिएक्शंस जो कि मस्कुलोस्केलेटल लाइक सिम्टम्स करवा सकते हैं। किन दवाइयों से पेशेंट को ड्रग SLE लाइक फीचर्स आ सकते हैं? अब SLE लाइक फीचर्स क्या होते हैं, बताओ शाबाश। SLE लाइक फीचर्स क्या होते हैं? पेशेंट को रैश बन जाए, पेशेंट को जॉइंट पेन्स होना स्टार्ट हो जाए, मुंह में छाले बन जाए, सर के बाल उतरना शुरू हो जाए, धूप में निकले तो वो धूप में चुभन होती है पेशेंट को, जिसमें पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस्ड SLE एक अलग से पूरा टॉपिक है। तो ड्रग इंड्यूस्ड SLE में हम लोग पेशेंट को कौन सा टेस्ट करवाते होते हैं? ये आप लोगों ने ढूंढना है। नहीं, ड्रग इंड्यूस्ड SLE में कौन सी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन आता होता है इम्तिहान के अंदर, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा जी, एक ना एंटीबॉडीज का ना मैंने टेबल पढ़ाया था एक दफा, मैंने लगाया भी है किसी जगह। ये ये मेरा 11 मिनट की वीडियो है। मेरा ख्याल है इस 11 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को ना कम से कम 2 सवाल तो आएंगे। मिलेगा नहीं? ये आप लोगों ने करनी है लाजमी तौर पे। अच्छा, ये इसी फर्स्ट एड में सिर्फ पढ़ाया हुआ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, SLE में क्या होता है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है। ठीक है, इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, मैंने समझाने की कोशिश की हुई है उसके अंदर, लेकिन उसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा टेबल बना। ठीक है, अच्छा, मिथाइल डोपा, मिनोसाइक्लिन, हाइड्रोलाजीन, आइसोनाइजिन, फेनिटाइन, सल्फर ड्रग्स, कीटानर्सेप्ट एंड प्रोपेनामाइड कैन लीड टू ड्रग इंड्यूस्ड SLE। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड SLE के अंदर पेशेंट को एंटीबॉडीज कौन सी पॉजिटिव होती हैं? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है, मिथाइल डोपा हम यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे, मिनोसाइक्लिन एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है, हाइड्रोलाजीन क्या चीज है?
ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, शाबाश, वेज़ोडाइलेटर है। आइसोनाइजिड एटीटी हो गया, फेनेटाइन एंटी एपिलेप्टिक हो गया, सल्फा ड्रग्स आपको पता ही है, एंटीबायोटिक्स हो गई, इटानरसेप्ट, इटानरसेप्ट का यूज होती है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। ठीक है, प्रोपेनामाइड कहाँ यूज होती है, एंटी रिथमिक है, एंटी रिथमिक है। ठीक है, तो एंटी रिथमिक है। अच्छा, मैं ना बहुत सारे अल्फाज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोली जा रहा हूँ, जो मेरी वीडियो को रोक के ये लिखना लफज, इस तरह मैं आपके क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। मैं फार्माकोलॉजी को मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़े टाइम के, तो रही है ना, पूरा एक साल में फार्माकोलॉजी पढ़ी जाती होती है। अच्छा जी, देन है फैट रिच डिस्ट्रीब्यूशन। फैट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। प्रोटीज इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं एचआईवी के पेशेंट्स में, हार्ट थेरेपी का पार्ट है। तो स्टीराइड्स जो हैं, हमने देखा बफलो हम्प बन जाता है, पेशेंट जो स्टीराइड ले जाते हैं उनका यहाँ पे एक ज्यादा से फैट का एक गोला सा बन जाता है। मैंने आपको एक पेशेंट भी दिखाया था, मैंने मेरे चैनल के ऊपर है पड़ा हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कैन लीड टू सेंट्रल बेसिटी, और पेट में भी फैट आ जाती है, स्किन के ऊपर ये स्पेशली बफलो हम्प बन जाता होता है। ठीक है, ये अब बंदा सिर्फ फर्स्ट एड की बड़ी खूबसूरत किताब है, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा निमोनिक्स किए हुए, वो जो निमोनिक्स है ना, वो याद कोई नहीं होते, भूल जाते हैं। और बंदे को निमोनिक याद आता है, अंदर वाली चीज भूल जाती है। अच्छा, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरप्लेसिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है, मैं एमरजेंसी बैठा हुआ था, तो मेरी एस आर थी, उसने मुझे कहा था कि अपनी वस्तु बताओ कौन कौन सी दवाइयों से गम हाइपरप्लेसिया हो सकता है, या किस गम हाइपरप्लेसिया करने के कंडीशंस के नाम बताओ। तो साइक्लोस्पोरिन, कैल्शियम ब्लोकर्स एंड फेनेटाइन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन कहाँ यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट, ये हम लोग देते होते हैं ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। हमारे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते होते हैं जिनका ब्लड ट्रांसप्लांट हुआ होता है, वो साइक्लोस्पोरिन, माइक्रोफिनोलेट, उनके ना लेने के लिए आते होते हैं, मेडिसिन लेने आते होते हैं। साइक्लोस्पोरिन का लेवल भी हम लोग करवाते होते हैं पेशेंट का, कि उसको उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन कैन लीड टू गम हाइपोप्लेजिया। अब गम हाइपोप्लेजिया होगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगी दांतों से। ठीक है, सीसीबीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब सीसीबीज के नाम बताओ, एमलोडिपिन, नाकार्डिपिन, फिलोडिपिन। ठीक है, फेनिटाइन आपको बताइए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। आपने पेशेंट बच्चे देखे होंगे जिनको फिट्स पड़ते हैं, फिट्स पड़ने में उनको फेनिटाइन में डाला हुआ, उनके मुसड़े फूल गए, मुसड़े फूले होते हैं। ठीक है, दवाइयों से हटके अगर मैं बात करूँ तो लुकीमिया में पेशेंट के मुसड़े फूल जाते, स्कर्वी में ब्लीडिंग होती है, फूलते नहीं है। ठीक है, हाइपरसेमिया, किन दवाइयों के साथ पेशेंट को यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरेजिनामाइड एटीटी है, थायाजाइड डायूरेटिक्स है, रुस्टिमाइड भी डायूरेटिक है, नियासिन कोलेस्ट्रोल लोअरिंग मेडिसिन है, एंटी हाइपरलिपिड ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन, अभी हमने ऊपर बात की, क्या चीज है, इम्यूनो सप्रेसेंट, लीवर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, तो इनके साथ पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से उनका गाउट प्रेशर। अच्छा जी, फिर आती है मायोपैथी। किन दवाइयों से पेशेंट के मसल्स वीक हो जाते हैं, स्टैटिन, स्टैटिन का ब्रेन साइड इफेक्ट ही, आपने कभी देखा हो कि मरीज को ना, वो अ, हमारे जो हार्ट के मरीज होते हैं, जिनको स्ट्रोक हुआ हो, जिसको हमने स्टैटिन शुरू करवाते हैं, वो अक्सर का कंपेयर करते हैं, डॉक्टर साहब मोटे दुखते हैं, मोटे दुखते हैं। हमने अक्सर का सुना होगा ये चीज। तो मोटे क्यों दुख रहे होते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है रेप्टोमाइलिसिस हो रहा हो स्टैटिन की वजह से। ठीक है, तो उनका फिर सीपी के लेवल्स, एल्डोलेज लेवल्स करवा लेना चाहिए। फिर होम्योपैथी का हमें पता कैसे चलेगा, मसल्स के एंजाइम्स करवा के। मसल के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, सी के, सीपी के और एल्डोलेज। ठीक है, स्टैटिन्स, फिब्रेट्स एंड नियासिन, अब ये तीनों क्या हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स है। ठीक है, कोल्चिसिन गाउट में यूज होती है, डेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एसीक्यू जो है वो
एंटी मलेरियल है। इंटरफेरॉन्स हम लोग डिफरेंट डिजीज में यूज करते हैं, स्पेशली हम लोग यूज करते होते थे हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में, बी की ट्रीटमेंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज होता है। ठीक है, पेनिसिलिन कहाँ यूज होती है, अभी हमने बात की थी विल्सन्स डिजीज में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स आपको पता ही है हर जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टैटिन्स जब किसी पेशेंट को दें तो उसका कौन सा टेस्ट करवाना है, उसकी मसल्स एंजाइम एल्डोलेस सीपीके और सी के लेवल्स करवा सकते। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इज स्टीराइड्स, कॉर्टिकोस्टीराइड्स। कॉर्टिकोस्टीराइड्स जब किसी पेशेंट को कोई ले रहा हो ना, तो कॉर्टिकोस्टीराइड्स के अगर मैं आप लोगों से साइड इफेक्ट्स पूछूं ऊपर से नीचे शुरू हो जाओ। ब्रेन में क्या करवाता है, साइकोसिस, इंक्रीज को इन्फेक्शन। आंखों में क्या करवाता है, कैटरैक्ट, शाबाश। चेहरे पे क्या करवाता है, मूड फेस, चेहरा राउंड हो जाता है, चेहरे पे एक्नी बन जाती है। गर्दन पे क्या करवाता है, बफलो हम्प करवाता है जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, नेक में क्या करवाता है, रेज जेवीपी हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, लंग्स में क्या करवाता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, इंक्रीज का इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर वर्सनिंग हो सकती है, नमोनिया का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। स्टमक में क्या करवाता है, अल्सर्स करवाता है, शाबाश। और हमारी बोन्स में क्या करवाता है, ओस्टियोपोरोसिस। हमारे पेट की स्किन पे क्या करवाता है, स्ट्राया बनते हैं। तो लेकिन ये तो आपको स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स आने चाहिए, स्टेरॉइड साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वाई, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग जीपी बनेंगे आपको, तो जीपी की प्रैक्टिस सारी किसी पे चालू होती है, पता है ना, हर मरीज में किलो देने, एक सेफ्ट्राइजोन एक डेक्सा, हर एक को लगा के भेजता, बंदा एकदम कहता मैं तो कोड़े वर्गा हो गया, कुछ ऐसे में पता चला खसीयो हो गया, तो वो डेक्सा में इतना जो बाहर से लाकर है अंदर का स्टीरॉइड बंद कर देगा। समझ गया नहीं, तो पेशेंट को हमने बड़ी दफा वार्ड्स के अंदर देखा, मरीज बेचारे खारिश होती है, डॉक्टर साहब टीकल वाली था जाके, खारिश को सोरियासिस की वजह से होगी, उसको सेबिस की वजह से होगी, वो खारिश तो उसकी ठीक हो जाएगी, लेकिन सारा उसका चेहरा खुला हुआ है, सारा वो हाइड्रोजन पुशनाइड हुआ हुआ है। ठीक है, इसके रिएक्शन को जहां जरूरियत देना है, स्टीराइड्स मैंने वही कहा था, एक एस्प्रिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, अभी रिसेंटली आर्टम डीएस, और स्टीराइड्स, और ये जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये मेडिसिन की वो दवाइयां हैं जिन्होंने पूरी मेडिकल लाइफ चेंज कर दी थी, हिस्ट्री चेंज कर दी थी। स्टीराइड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम लोग जहाँ पे समझ नहीं लगती हमने ये पेशेंट का क्या देना है, उसको हम लोग स्टीराइड्स का ट्रायल देते होते हैं, एटीटी का ट्रायल देते हैं और स्टीराइड का ट्रायल देते हैं। पाकिस्तान में फीवर हो रहा है, ठीक बोला एटीटी नहीं, क्या करें, उनके पास सोशल आता है तो एक कॉपी हो गई, रिएक्शन हो गया। हाँ, तो उसको देना जरूरी है, उसको तो हम सारे देते हैं। 100 ml ले सकते हो, सब अवेलेबल दे रहे हैं, साथ में दे देते हैं, प्रोफिलैक्टिकली नहीं देना चाहिए, जब उसको इंडिकेटेड नहीं है उसमें ऐसा नहीं देना। पेशेंट कहता है मुझे एंटीबायोटिक रिएक्शन, अब हमारा और एंटीबायोटिक ना दो, टेस्ट डोज लगाना चाहिए, टेस्ट डोज एंटीबायोटिक्स पे जब भी देते हैं तो टेस्ट डोज देते हो। हम लोग वार्ड्स के अंदर जो इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है तो आपने देखा होगा उनके यहाँ पे निशान लगा होता है, वो बैठे इंतजार कर रहे होंगे कि नर्स टिकल आगे गई, थोड़ा जा आप पर यार पा के रख के, होता है ना ऐसे, वो टेस्ट डोज लगा के जाती है, बाद में देखती है 15-10 मिनट फिर एक्शन नहीं होता तो फिर दोबारा लगा टेस्ट डोज को। देखो तो एंटीबायोटिक को, हाँ एंटीबायोटिक को तो कोई भी टेस्ट उसके बाद लगाना भी नहीं चाहिए, उसमें लिखा होता है, जब हम लोग लिखते होते हैं ना इंजेक्शन आईवी स्ट्राइक्स 1 ग्राम, एटीडी लिखा होता है, एटीडी आफ्टर टेस्ट डोज, तो टेस्ट डोज देनी चाहिए। अच्छा जी, देन स्टेरॉइड्स, देन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, जेनरल एगोनिस्ट, लिप्रोलाइड वगैरह, एरोमेटेस इनहिबिटर्स, एंटीकन्वल्सेंट्स, हेपरिन एंड पीपीओ। अभी कितना फैसिनेटिंग है, हेपरिन कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस,
जिस पेशेंट को लंबे अरसे के लिए हेपरिन मिल रही है उसको क्या हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है। जिस बंदे को लंबे अरसे से पीपीआई मिल रहा है उसको क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और वो पीपीआई इज नॉट ए मसनून दवाई। वही ना, हर बंदा राइस को महंगा खा रहा है। और मेरे को 3 महीने हो गए, नहीं 3 महीने, 3 3 साल हो गए, 4 4 साल हो गए रोजाना। आओ, सिर्फ मेप्राजोल जी है वो 1.5 करोड़ की गाड़ियां ऐसे नहीं देते डॉक्टर्स को। और शुरू शुरू में जब आई थी लोगों को मर्सिडीज दी थी, बीएमडब्ल्यू दी थी इन्होंने प्राइस जब ना, मुझे याद है हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे। अच्छा जी, फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी क्या चीज होती है कि जब बंदा धूप में देखता है तो धूप चुभती है, जिससे पे खारिश शुरू हो जाती है, वो कौन सी दवाइयाँ करवाती हैं, सल्फोनामाइड्स, अमाइड्रोन, टेट्रासाइक्लिन, 5-fluorouracil। ठीक है। अमाइड्रोन क्या है, एंटी रिदमिक है। इसको हम लोग ऊपर भी पढ़ा था, इसके साथ आयोडीन डेफिशिएंसी और आयोडीन पेशेंट की, सॉरी थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट, क्योंकि आयोडीन एनालॉग है, इसके अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा होती है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं, ये तो मैंने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है। मेरा भाई है, उसको शुरू करवाई मैंने एक्नी की दवाई, वो तो आया बाहर से होके आया तो सारा फूला हुआ हो, मैंने कहा तेन क्या कहता यार पता नहीं क्यों होया। तो उसको अपने एडवाइस करना होता है, जब स्पेशल डॉक्सीसाइक्लिन देना, बड़ा कॉमन दवाई है। एक्नी तो हर बंदे का मसला है ना, हमारे जब भी बच्चा टीनेजर होता है उसको एक्नी हो जाता है, उसकी पहली दवाई डॉक्सीसाइक्लिन होती है। आज आजकल तो हम लोग वो देते हैं विटामिन ए एनालॉग्स देते हैं। तो उसके अलावा एंटीबायोटिक देनी पड़े तो डॉक्सीसाइक्लिन देते होते हैं, विप्रामाइसिन, वो बड़ी कॉमन दवाई है। तो उसको हमेशा एडवाइस करना है कि आपने इसको खा के धूप में नहीं निकलना। ठीक है, जैसे सन ब्लॉक लगा के जाना। 5-FU-5-fluorouracil, ये इम्यूनोसप्रेसेंट। स्टीवन जॉनसन, ये एलर्जी की एक्सट्रीम टाइप है। एक सिंपल जिसम में खारिश है ना, अभी जिसम में छाले बन गए, जख्म बन गए, वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, अगर लेस देन 10% एरिया इन्वॉल्व है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। अगर ग्रेटर देन 30% एरिया इन्वॉल्व है तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेफ्रोलाइसिस है, 10 है। दोनों एक ही डिजीज के डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक्स, एलोपेरिडोल, सल्फर डाइऑक्साइड, पेनिसिलिन, ये नोटोरियस हैं क्या करवाने में, एलर्जिक रिएक्शन के नाम। टीथ डिस्कलोरेशन हो जाती है टेट्रासाइक्लिन के साथ। बच्चों के अंदर टेट्रासाइक्लिन इस वजह से मना करते हैं कि उनके दांत जो है ना वो हो जाएंगे, डिस्कलर हो जाएंगे। कॉर्टिलाइट डैमेज, किनोलॉन्स, इस वजह से किनोलॉन्स भी बच्चों के अंदर अवॉइड करते हैं, उससे क्या हो सकता है, उनके टेंडन वीक हो सकते हैं। आल्दो ये इतना प्रूवन फैक्ट नहीं रह गया हुआ, लेकिन फिर भी ये इम्तिहान में आता होता है। किनोलॉन्स, किनोलॉन्स का नाम बता सकते हो तो? आते हैं, सबको आते हैं, खुद भी खाई हुई है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये किनोलॉन्स ये है कि डीएनए सेंसिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है। नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा जी, कौन सी मेडिसिन है जिनकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। क्विनिडीन एंड क्विनीन, ये एक ही दवाई को बेसिकली दो नाम है। क्योंकि बच्चों को सिंक्रोनिज्म होता है। सिंक्रोनिज्म क्या होता है, कानों में घंटियां बजना, सीटियों की आवाजें आना। ठीक है। पेशेंट को हियरिंग लॉस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, टिनाइटस हो सकता है। और पास का ऐसे होता है कि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे होता है जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। ठीक है। देन है कि पेशेंट को ना पार्किंसन लाइक फीचर्स हैं। तो पार्किंसन लाइक फीचर्स क्या होते हैं, डोपामिन कम हो जाता है, एस्ट्रोकोल लेवल ज्यादा हो जाता है, उससे होता है क्या पेशेंट, और उसमें ये होता है कि 3 कार्डिनल फीचर्स बताओ। उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिस, रेस्टिंग ट्रेमर्स। वहाँ पे देखे होंगे आपने, हाथ कांप रहे होते हैं।
हाथ सख्त हो जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, ब्रेडिकाइनेसिया मूवमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स, रिजल्पिन एंड मिटोप्रोपामाइड, ये सारी वो दवाइयां हैं जिनका मैकेनिज्म एक्शन को इतना वाजे नहीं है, इस वजह से इनके साथ पेशेंट को क्या हो सकता है, डोपामिन की कमी की वजह से पेशेंट को पार्किंसन लाइक फीचर्स आ सकते हैं। ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? न्यूरोपैथी के क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट को मेरे टांगों में, मेरे हाथों में जलन होती है, टांगों में जलन होती है, चलता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं रुई रुई के गाले पे चल रहा हूँ, जो डर से जुती उतरना पता नहीं लगता। मैं अपने बेटे के साथ बाइक पे जा रहा था, मेरा पाँव जल गया, मुझे पता ही नहीं चला, पीटर के सामने बैठा था, पाँव जल गया है ना। तो पेन उसकी पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है। न्यूरोपैथी मोटर होती है, सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव मोटर होती है, डिफरेंट टाइप हो सकती हैं इसकी। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो आइसोनाइजिन, पेनिटाइन, सिस्प्लाटिन और विलफ्रिस्टिन होते हैं। ठीक है। आइसोनाइजिन एटीटी है। आइसोनाइजिन हम लोग पेशेंट को जब देते हैं एटीटी के साथ एक दवाई देते होते हैं, इसको कहते हैं पेरिडोक्सिन, विटामिन B6 देते होते हैं, वाइटासिस के नाम से आती है दवाई। वो क्यों देते होते हैं? इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रिवेंशन के लिए। ठीक है। फेनिटाइन आपको बताइए हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक के तौर पर। फेनिटाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट दवाई है, फेनिटाइन कितने साइड इफेक्ट्स हैं, भी विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, पेशेंट को क्या कहते हैं उसको, ये न्यूरोपैथी हो गई। ठीक है। एंजाइम इंडक्शन हो गई, एंजाइम, अभी आगे एंजाइम इंडक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उसमें आपको बताऊंगा। देन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये सिस्प्लाटिन, ये हम लोगों ने कीमोमैन पढ़ा था। कीमोमैन जब बनाते हैं ना हम लोग, तो उसके जब कान बनाते हैं ऐसे करके, और उसकी जब आर्म बनाते हैं ना, आर्म और हाथ, उनके आगे जो वी लगा हुआ है ना, ये वी से विन क्रिस्टिन है, विन क्रिस्टियन विन ब्लास्टिन। या कान से ये सिस्प्लाटिन है, ऑटोडॉक्सिसिटी। ठीक है। यहाँ पे जब हार्ट बनाते हैं, हार्ट से डॉक्सोरिबोसिन है। यहाँ पे लंग्स बनाते हैं, लंग्स के साथ ब्रियोमाइसिन है। यहाँ पे उल्टा सी बनाते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड, हेमरेजिक सिस्टाइटिस है। ये कीमोमैन बड़ा बड़ा जबरदस्त निमोनिक था, ये आज से 10 साल पहले वो कॉर्नर फिशर ने सिखाया था। फिर बाद में ये इस मेरे ख्याल नई वाली जो अपनों की फर्स्ट एड उसमें भी बना हुआ है ये। ठीक है। अच्छा जी, इडियोपैथिक इंटरक्रैनियल हाइपरटेंशन IIH, कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से पेशेंट को इंटरक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है? वो है ग्रोथ हार्मोन, टेट्रासाइक्लिन, विटामिन A। इससे होगा क्या पेशेंट को? जब इंटरक्रैनियल हाइपर ब्लड प्रेशर रेज हो तो क्या होता है? हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। विटामिन A एनालॉग्स कब देते हैं हम लोग? कंट्राइंडिकेटेड है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। जो कोई पेशेंट आइसोट्रेटिनाइन ले रहा हो ना, एक्ने की दवाई है आइसोट्रेटिनाइन, शायद आपने भी कभी किसी ने यूज की हो, तो उसमें हम लोग कहते होते हैं कि पेशेंट को डुअल एंटी, दो तरीके अख्तियार करने चाहिए तो प्रेगनेंसी की सूरत मुमकिन ही ना रहे। उसको OCPs भी यूज करने चाहिए और उसको कॉन्डम का यूज भी करना चाहिए। डुअल एंटी फर्टिलिटी दवाई देनी चाहिए। ठीक है। डुअल कंट्रासेप्टिव यूज करनी चाहिए। ठीक है। तो विटामिन A एनालॉग्स कैन लीड टू इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इसको पहले हम लोग ना BIS कहते होते, बिनाइन इंटरक्रैनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, अब इसको इडियोपैथिक कहते हैं। बिनाइन नहीं है। बिनाइन क्यों नहीं है? क्योंकि इट कैन लीड टू विजुअल लॉस, कैन लीड टू विजुअल लॉस। आपको सिनेरियो आएगा, एक खातून है, वो ओबीज है, हेडेक की कंप्लेन करती है, OCPs के ऊपर है, क्या डायग्नोसिस है? तो दिस इज द डायग्नोसिस, इडियोपैथिक इंटरक्रैनियल हाइपरटेंशन। ठीक है। फिट्स पढ़ सकते हैं, किन दवाइयों से पेशेंट को फिट्स पढ़ सकते हैं? आइसोनाइजिन, ब्यूप्रोपियोन, इमिपेनम, ट्रेमाडोल एंड एनफ्लोरेन। इनमें वार्ड्स के अंदर हम लोग ये यूज करते हैं टाइनम। जो टाइनम ये यूज करते हैं ना, ये टाइनम अवॉइड करनी चाहिए जिन पेशेंट्स को फिट्स पड़ते हैं। ठीक है। ट्रेमाडोल
हालांकि ओपिएट एनालॉग है, लेकिन कैन प्रेसिपिटेट फिट्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा एक कंट्राडिक्टरी सी का साइड इफेक्ट है ये। है तो ब्रेन को स्ट्रेस करने वाली चीज, लेकिन इसके साथ ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज, फिट्स क्या होते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज होना। ठीक है, एनफ्लुएंजा सीधे की दवाई है, लेकिन इससे पेशेंट को फिट्स भी पड़ सकते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया बताता है कि आपके मसल्स जो हैं वो इरेगुलरली वो हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, गर्दन ऐसे मुड़ी हुई है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो मसल जो है डिफरेंट तरीके से मुड़े हुए हैं, ये गर्दन में टोटिकोलस आ गया, स्मैकिंग आ गई, टंग, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनको बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, टार्डिव डिस्काइनेसिया कहता है। तो एंटीसाइकोटिक्स में मीटोक्लोप्रामाइड, बड़ी दफा वार्ड्स इमरजेंसी में काम कर रहे हो ना, मरीज आया है, उसको हमने मैक्सिमम लगाया है, तो एकदम अटेंडेंट भागा भागा आया, डॉक्टर साहब मरीज ने देखा होती गर्दन को क्यों होया, वो गर्दन ऐसे पकड़ गई है। वो मैक्सिमम बड़ी एहतियात से लगानी चाहिए, मैक्सिमम के साथ ज्यादा होता है, मीटोक्लोप्रामाइड इज मैक्सिमम। कहते हैं एंटीसाइकोटिक्स जो पेशेंट साइकेट्री में काम करते हैं उनमें अक्सर का आपने देखा होगा, वो जो साइकेट्री की दवाइयां खा रहे होते हैं, आपने देखा होगा वो आंखें ब्लिंक कर रहा है, वो हिलता चला जा रहा है। आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा भी होगा शायद अपनी लाइफ लाइफ में, देखा भी होगा जो अब टिक कर नहीं बैठ सकता, वो बेसिकली एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, देन इज विजुअल डिस्टर्बेंसेस, विजुअल डिस्टर्बेंस कौन कौन सी दवाइयां करवा सकती हैं, अब इनमें से ना आपको रंग भी या वास्ता पूछ लेते हैं, रंगों के हिसाब से आप लोगों को याद रखना चाहिए कि किस दवाई के साथ कौन सा रंग डिस्टर्ब होता है पेशेंट का। टोपिरामेड सिंपल पेशेंट को ब्लड विजन डिप्लोपिया करवाएगी। डाइजोक्सिन जो है वो विजन को येलो कर देती है। आइसोनाइजिस के साथ ऑप्टिनोराइटिस होता है, याद है ना, आइसोनाइजिस एटीटी है। ऑप्टिनोराइटिस, ऑप्टिनोराइटिस में होगा कि पेशेंट को सबज और सुर्ख में खत्म हो जाएगा, उसका रेड एंड ग्रीन वो खत्म हो जाएगा, कलर विजन उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी पेशेंट। बीटा बैटरी में विजुअल फील्ड इफेक्ट होता है, फॉस्फोडाइस्टर 5 मीटर्स के अंदर ब्लू टिंज विजन हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये PD 5 इनहिबिटर्स कौन से हैं? अब शाबाश, इसका ब्लू लफ्ज आपको ब्लू पिल के नाम से याद, इसको कहते हैं ब्लू पिल। ब्लू पिल कहाँ सुनी हुई है आप लोगों ने? मैं ये तो नहीं कहता, शायद आप लोगों ने यूज भी की हो। स्लाइडानाफिल, वियाग्रा। ठीक है, इसको ब्लू पिल इसी वजह से कहते हैं, मेरी इसका डर सा मैं चंगी दवाई दिखती है, इससे मेरी विजन जो है ब्लू हो गई है। ठीक है, वो काम ठीक हो गया, अब नजर का क्या करो। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर 5 इनहिबिटर्स को ब्लू पिल इस वजह से कहते हैं कि आपका जो विजन का कलर है वो ब्लू ब्लू टिंट हो जाता है, तो नीला निराशा नीली नीली नजर आ। वो था बड़ा हमारा अच्छा कॉमेडियन है पुराना, वो कहता वो बस पे बैठा तो उन्होंने मेम हर मेम ਜਿਹੜੀ ना वो हरी हरी नजर आ रही, ग्रीन कार्ड है ऐसे करते, ग्रीन कार्ड और ग्रीन कार्ड हरे रंग का होता। मैंने कहा उसको, उसने कोई दवाई शवाई खाई हो। अच्छा जी। अच्छा, येलो किस में होती है? डाइजोक्सिन के साथ। और ब्लू किसके साथ होती है? साइडेनाफिल के साथ। वर्डेनाफिल, टाइडेनाफिल, ये जो फिल वाली दवाई है जो 5 इनहिबिटर्स है। ठीक है। इथेम्बिटोल, इसके साथ भी पेशेंट को विजुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आप देखो दो दवाइयां हैं, एक आइसोनाइजिन और एक इथेम्बिटोल एटीटी में, जो कि आई को इफेक्ट कर सकते हैं। अब इस वजह से जिस पेशेंट को एटीटी देंगे उसको क्या एडवाइस करेंगे, अपनी आंखों का रेगुलर मुआयना करवाएं। मिल गया नहीं? ये बड़ा अच्छा छोटा सा डेवलप बना हुआ था दवाइयों के साइड इफेक्ट का। अच्छा जी, देन है कि कौन सी दवाइयाँ उनके साथ स्पेसिफिक पेशेंट को रीनल जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फैनिकोनिस सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को सिस्प्लाटिन से, आइफोस्फामाइड से, टेट्रासाइक्लिन से, टेनोफोविर से। तो फैनिकोनिस सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट की जो किडनीज के अंदर एसिड बेस बैलेंस करने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, हमारे किडनीज का एक काम होता है, क्या काम होता है भला, इस पीएच को मेंटेन करना। तो उसमें पीएच मेंटेन नहीं कर पाता, पेशेंट को रीअब्जॉर्प्शन का मसला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किस दवाइयां से होते हैं, सिस्प्लाटिन, टेट्रासाइक्लिन और टिनोफोविर के साथ। हेमेटाइटिस। अब इससे हमें हेमेटाइटिस के साथ दो लफ्ज याद करने हैं आप लोगों ने, एक तो साइक्लोफॉस्फामाइड, उसकी वजह से हेमेटाइटिस सिस्टाइटिस होता है, और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम मेजना देते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता क्या है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक की प्रिवेंशन के लिए क्या दवाई लेनी है, बेसना। उसको लिख लो, बोल बोल के याद करना है आप लोग ने। ठीक है, हेमरेजिक का पेशेंट प्रेजेंट कैसे होगा, तो यूरिन में ब्लड आएगा ना। ठीक है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, ये किसी भी दवाई से हो सकता है, लेकिन बड़ी कॉमन सी दवाइयां देखो ना, डायूरेटिक्स, एनएसएड्स, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, पीपीआईज, रिफेम्पिसिन, सल्फर ड्रग्स, कि बस सारी ग्रुप्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारी दवाई जब बॉडी में जाती है तो लिवर और किडनी ने मेटाबोलाइज करना होता है, लिवर ने मेटाबोलाइज करना है, किडनी ने बॉडी से निकालना है उसको। तो ये दो ऑर्गन्स हिट लिस्ट पे हैं दवाइयों के। वही नहीं, आपने सुना दवाइयां खा कर गुर्दे उड़ गए, कौन सी दवाई है सबसे कॉमन ये काम कर रही है, एनएसएड्स, पेन किलर्स। एनएसएड, एनएसएड का बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, एसी निफ्रिस के साथ कफ होती है, ये बताइए आप लोगों को, एसी निफ्रिस के नाम बताओ शाबाश। प्रिल्स वाले, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। ठीक है, तो ये ड्राई कफ होती क्यों है, ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन ना होने की वजह से। ये मैकेनिज्म भी पूछा जाता होता है, क्योंकि इसका एक काम होता है ब्रेडिकाइनिन को तोड़ना होता है, ब्रेडिकाइनिन जब टूटेगा नहीं तो कफ करवाएगा। ठीक है, लंग फाइब्रोसिस कौन सी दवाइयां करवाती हैं, मीथोट्रेक्सेट, नाइट्रोफेनोटाइन, कार्बिस्टीन, डियोमाइसिन, ब्यूसल्फान, एमाइड्रोन। ये मुझे बेसिस में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी में, कि पेशेंट जो है वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, उसको हमने मीथोट्रेक्सेट पे डाला और उसको ड्राई कफ स्टार्ट हो गई, हिस्ट्री लो। अब उसको हुआ क्या, मीथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट आया पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक नहीं। तो मीथोट्रेक्सेट का तो मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि फाइब्रोसिस का वर्ड याद करना है। लंग फाइब्रोसिस करवाती है, लिवर फाइब्रोसिस करवाती है, और बोन मैरो फाइब्रोसिस करवाती है। जब लंग में फाइब्रोसिस करवाएगी तो आईपीएफ होगा पेशेंट को, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी। लिवर में फाइब्रोसिस करवाएगी तो क्या होगा, एलएफटी डिरेंज्ड होंगे। मैरो में फाइब्रोसिस होगा तो क्या होगा, बोन मैरो जो है, जो काम करना बोन मैरो को खत्म हो जाएगा, बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं करेगा सेल्स, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगा, और पेशेंट मरते देखा है इसके साथ। ठीक है, ग्लूमाइसिन, ये वो है एंटी कैंसर ड्रग है। ब्यूसल्फान, ये भी एंटी कैंसर मेडिसिन है। ये हम लोगों ने कीमोमैन जब बनाया था, ये इसमें बी बनाया था मैंने, ये ब्यूमाइसिन और ब्यूसल्फान है। ये लंग कीमोमैन से बड़ी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अमेड्रोन कार्डियोलॉजिस्ट की जान है, हर कार्डियोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब करता है। तो जब अमेड्रोन देते हैं पेशेंट को तो उसका एक तो थायराइड टेस्ट करवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, क्या देखने के लिए, फाइब्रोसिस देखते हैं, और तीसरा एलएफटीज करवाने हैं। ठीक है। अच्छा, मल्टी ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं किन किन दवाइयों से, एट्रोपिन, टीसीएस, एच1 ब्लॉकर्स, एंटीसाइकोटिक्स, इन सब के एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। डाइसल्फोनामाइड रिएक्शंस किन दवाइयों से होता है, सल्फोनाइल यूरिया, प्रोकार्बाजीन, सेफलोस्पोरिन, ग्लाइसोफोल्विन एंड मेट्रोनिप्रोजोल। नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी कौन सी दवाइयां करवाती है, ये आपको ये याद कर लेना। अच्छा, पुरानों को बेशक छोड़ भी देना। लूब्रायोटिक्स, मोनोग्लाइकोसाइड, सिस्प्लाटिन, वैंकोमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी can lead to nephro and ototoxicity। अब लूब्रायोटिक्स का नाम बताओ किसी लूब्रायोटिक का, फ्लुसिमाइड, किस नाम से आती है, लेसिक्स। इमरजेंसीज के अंदर यूज होने वाली सबसे कॉमन दवाई इज लेसिक्स। पता ना, आप सबने यूज की होगी, सबने लिखी होगी अपने हाथों से। ठीक है, तो लेसिक्स साथ पेशेंट के कान उड़ते हैं, गुर्दे उड़ते हैं,
ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के नाम बताओ। जेंटामाइसिन, अमीकासिन। ठीक है, सिस्प्लाटिन, ये एंटीनियोप्लास्टिक है। वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक। एम्फोटेरिसिन बी क्या चीज होती है? एम्फोटेरिसिन बी क्या चीज होती है? हाँ, एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक है? कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए होती है? एंटी फंगल है। एंटी फंगल। इसके साथ आप लोगों को दो वर्ड याद रखते हैं एम्फोटेरिसिन बी के साथ। एक तो ये एंटी फंगल है, और दूसरा क्या काम करवाती है? किडनी फेलियर करवाती है। मुझे अभी भी याद है, आजकल ना लोग स्केची बुक पढ़ते होते हैं। स्केच मैंने एक बार देखा, मुझे याद था, तो उसके अंदर ना था, किडनीज बनाए हुए हैं। ये किडनीज बनाया, फर्ज किया मैंने, और किडनीज बना के मैंने नीचे ना बम रख दिया है, और बम के ऊपर लिखा हुआ है एम्फोटेरिसिन। इट्स लाइक, जैसे जिस चीज के विषय में एम्फोटेरिसिन भी देते हैं, उसको हम अच्छा खासा हाइड्रेट करते हो, बाद में कभी कभी देनी पड़ जाती है। तो किसी पेशेंट को हमें सस्पिशन हो रहा है फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको एम्फोटेरिसिन भी देते होते हैं। तो एंटी फंगल बड़ी इंपॉर्टेंट एंटी फंगल मेडिसिन है जो आईवी फॉर्म में है। अच्छा जी, कौन सी दवाइयाँ पीपल का साइज इंक्रीज करवाती हैं? जो एंटीकोलिनर्जिक्स होंगी, एट्रोपिन, टीसीएस, ट्रोपिकामाइड, एंटीहिस्टामिन्स। और कौन सी पीपल डिक्रीज करवाती हैं? जो सिम्पैथोलिटिक्स होंगी, लाइक अल्फा अल्फा एगोनिस्ट होंगी। हीरोइन और ओपिएट्स, ड्रग अब्यूज, जो किसी ने नशा किया होता है उसकी आंखें देखते हैं, पीपल कंस्ट्रिक्टेड है तो उसने ओपिएट्स दिए होते हैं, या पाइलोकार्बिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये पीपल साइज डिक्रीज करवाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इस चीज को याद कर सकते हो तो याद करना, क्योंकि साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम है लिवर के अंदर, जिसका काम होता है ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म। ड्रग की मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? अगर ये एंजाइम ज्यादा हो जाए तो ड्रग्स को क्या होगा? ज्यादा टूट जाएंगी, तो ड्रग का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये एंजाइम वहां पे कम हो जाए तो क्या होगा? लेवल ज्यादा देर तक बरकरार रहेगा, दवाई का असर बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं ड्रग एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स। यानी कि ये वाली दवाइयां इस एंजाइम को बढ़ा देती हैं। जब एंजाइम बढ़ जाएगा तो मरीज जब भी कोई दवाई लेगा, वो दवाई जल्दी टूट जाएगी, और उस दवाई वो दवाई बेअसर हो जाएगी। इसका क्या मिसाल मैं आप लोगों को दूं? एक पेशेंट है, वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहा है, पर उसके फेनिटाइल ले रहा है। फेनिटाइल से क्या हुआ? उसकी साइटोक्रोम P50 लेवल इंक्रीज हो गया। अब वो उस पेशेंट को खतून है, कहती मैं अभी बच्चे नहीं चाहती, मैं OCPs ले रही। और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो डॉक्टर को आकर फिट हो जाती है। ठीक है, तो मैं प्रेग्नेंट क्यों हो गई? डॉक्टर ने तो नहीं किया हुआ ना उसको प्रेग्नेंट। तो नहीं है ना, तो इस तरह के केसेस भी आए हुए हैं। ये मैं ना वो आज तो देखना शुरू किया है ऐसे। बड़े यार वियर्ड लोग हैं यार, ये सबसे ऐसी सी बातों में लोगों को एक दूसरे को सू करते हैं ना, जिसको इंतहा नहीं। मैं सड़क पे जा रही थी, इसने मेरी बाइक मार दी। मैं वो मसाज करवा रही थी तो इसने मुझे छेड़ दिया है। मैं जो है, बाप जो है ना बेटे को सू कर रहा है कि ये घर से नहीं जाता, 18 साल का हो गया है। ऐसी अजीब अजीब बातें में सू कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस बात पे तो सू करना बन भी सकता है कि एक एक्स्ट्रा उस पर बर्डन आ गया, प्रेगनेंसी हो गई है। वो पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ले रही थी, डॉक्टर ने उसको बताया नहीं कि OCP के इफेक्ट को कम कर सकती है। ठीक है, तो ये वाले जो है ना इंड्यूसर्स इनहिबिटर्स, ये थोड़ी बहुत अगर आप लोग उनको याद कर सकते हो तो याद कर लेना। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है फेनेटाइन, रिफेम्पिसिन और कार्बामेजिपिन। इंड्यूसर में ये तीन याद कर लेना। और इनहिबिटर्स के अंदर आप लोग इसोनाइजिड, सोडियम वेलप्रोएट, फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि हम लोग इनको कॉमनली यूज करते हैं दवाई।
तो इनके साइड इफेक्ट्स याद होने चाहिए। ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है जब पेशेंट एक तो ले रहा हो वारफरीन, क्योंकि वारफरीन का लेवल हम लोगों ने मेंटेन करना होता है। क्यों? क्योंकि क्लॉट बन सकता है हार्ट के अंदर, या उसको डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा पेशेंट ओसीपी ले रहा है, तो जब भी मरीज वारफरीन के ऊपर हो, ओसीपी के ऊपर हो, तो आपने उसको हमेशा कहना है, ये एडवाइस करनी है। आपने जब भी किसी डॉक्टर से कोई भी दवाई लेनी है तो आपने उसको बताना है कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई पहले से दे रही हूँ। तो डॉक्टर अलर्ट हो जाए कि यार मैंने दवाई के साइड इफेक्ट्स देख, क्योंकि दवाइयों के आपस में तो इंटरेक्शन होते हैं ना, ये वो इंटरेक्शन की बात ये वाली हो। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि जब पेशेंट मल्टीपल ड्रग्स ले रहा हो, आपको दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन भी देखना चाहिए। उनका आपस में इंटरेक्शन तो नहीं है कहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की समझ आती? चलो।